हमको लगा कोई स्विच होगा इसमें भी। चौक है चौक। अरे एक बहुत है, ये घिसता नहीं है ये वाला। तो बच्चा पार्टी कहाँ तक हो गया था ये बताइए पहले, कहाँ तक हो गया था बच्चों मन के सच्चों? फर्स्ट लॉ हो गया था, ठीक है। ये बताइए थर्मोडायनेमिक्स से दोस्ती यारी हो रही कि नहीं हो रही है? कि अभी दुश्मनी अभी बरकरार है, समझ में नहीं आ रहा है? दोस्ती यारी हो रही है ना भाई, दोस्ती यारी होनी बहुत ज़रूरी है भाई। दोस्ती यारी नहीं होगी तब फिर, हाँ अभी आज बताएंगे दोस्ती यारी पहले हो रही कि नहीं, पहले ही बताइए। कुछ समझ में आ रहा है? पिछला लेक्चर तुम लोग देखा कि नहीं देखा ऐप पे? अच्छा 50 आई थिंक 50 या 55 मिनट का है, तो उसको देख लेना, ठीक है। उसको देखने के बाद तुम भी बेटा देख लेना, ठीक है ना। 50-55 मिनट का है। तुम पहले दिन थे कि नहीं थे? पहले दिन नहीं थे तुम ना। पहले दिन और दूसरे दिन का लेक्चर अगर आप लोग देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पढ़ना क्या है, साल भर क्या पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद कोई फिजिक्स पढ़ाएगा आपको, चाहे कॉलेज में चाहे कोचिंग में, आप समझ जाएंगे करना क्या है, ठीक है ना। तो वो 2 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अच्छी चीज़ है कि यहाँ रिकॉर्डेड है वो ना, तो आप उसको देख लीजिएगा ना। तो मैम से बोलो, सर से, सर ग्रुप में ऐड कर दीजिए और ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें पड़ा होगा, उसको फिर आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसको देखिएगा ज़रूर, ठीक है। जब भी आपके पास घर से मतलब बर्तन वर्तन धोने के अलावा जो टाइम बचता है उसमें जो है बैठ करके देखिएगा, ज़रूर इंपॉर्टेंट है वो। उसके बाद फिजिक्स आपको कोई पढ़ाए, चाहे कॉलेज में चाहे कोचिंग में, आपको समझ में आएगा करना क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखिए रैंडमली भागना नहीं चाहिए, पता होना चाहिए ना किस डायरेक्शन में जाना है, वो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। भाई कहाँ दौड़ना है हमको, अब चौराहे पर आप खड़े पता ही नहीं कहाँ जाना है, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। और रैंडम वे में दौड़ने कोई मतलब नहीं होता है, एक डायरेक्शन होती है, समझ में आता है। इसी वजह से पहले 2 दिन 1 दिन हम ऐसे ही पहले समझाते हैं सिलेबस क्या है, सिलेबस आप समझ जाएंगे, उसके बाद कोई पढ़ाएगा आपको, साल भर आप पढ़ते रहेंगे। तो फिर ऐसा है कि डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाएंगे, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि पढ़ते तो रहेंगे आप, पर फिर याद करने लगेंगे। और मेरी क्लास का एक रूल होता है भैया, याद आपको मतलब प्रैक्टिस इतनी करनी है कि अपने आप ही याद हो जाए। याद करना नहीं है, आप एफर्ट नहीं करना है कि यार याद करना ही करना है, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिस आप इतनी करेंगे कि याद हो जाएगा आप, वो खुद ही हो जाएगा, अभी आप देखिएगा। चलिए, तो कल बेटा हम लोगों ने 0th लॉ हो गया था, फर्स्ट लॉ हो गया था, ठीक है। उसके बाद क्या और कुछ बचा था, उसके बाद फिर लॉज के बाद तो कुछ और नहीं डिस्कस किए थे, लॉज पे ख़त्म कर दिए थे। और हमने समझाया भी था कि एक्चुअल फॉर्म ऑफ क्या होता है फर्स्ट लॉ का, है कि नहीं। एक्चुअल फॉर्म ने समझा दिया था कि फर्स्ट लॉ का एक्चुअल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग थोड़ा सा उसको देखेंगे क्या कहते हैं। हाँ, पहले ज़रा एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम की डिफिनीशन लिख ले, तो हेडिंग डालिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, हेडिंग डालिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसको कहते हैं? थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसको कहते हैं? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है। चलिए, तो हमने आपको बताया था कि एक सिस्टम लीजिए, 4 पैरामीटर पकड़िए, कौन कौन सा? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी। बस यही 4 पैरामीटर पकड़ लेते हैं, वही क्या हो जाता है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो जाता है, ठीक। देखिए, कोई स्टैंडर्ड किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आप एक चीज़ समझेंगे कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम में और भी पैरामीटर्स लोग लिखते हैं। जैसे कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा इंथैल्पी, कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा इंटरनल एनर्जी, कहीं कहीं आपको गिब्स पोटेंशियल भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सब आपको जानना नहीं है, ठीक है ना। इस वजह से हम इसको समझाते नहीं है। और ये जो इंथैल्पी होता है, जो इंटरनल एनर्जी होता है, जो गिब्स पोटेंशियल होता है, ये सबको आप जो है ना P, V, T एंड S के फॉर्म में क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे इंथैल्पी जो होती है आपकी, वो होती है U + PV, U + PV। इंटरनल एनर्जी U हो गई, P और V, देखिए आ गया आपका, बात समझिएगा, ठीक है ना। तो किताब में अगर आपको लिखा हुआ मिलता है कि इंथैल्पी भी होता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम का पैरामीटर, U भी होता है, G भी होता है, तो घबराइएगा नहीं, ठीक है ना। आपका काम इन चारों से क्या हो जाएगा? चल जाएगा। इसलिए हम इन 4 को पकड़ के चल रहे हैं। बाकी ये जो तीनों बचे हुए होते हैं, ये सब इसी के क्या होते हैं? पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं, इसी का कॉम्बिनेशन होता है। कहीं मल्टीप्लिकेशन में होगा, कहीं एडिशन में होगा, तो उससे मतलब नहीं। ये बेसिक 4 पैरामीटर हमारे क्या होते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी, ठीक है बेटा। ये चीज़ आप समझिएगा, ठीक है ना। ये चीज़ आप समझिएगा कि
किताब में लिखा हुआ रहेगा, देखिए अलग अलग राइटर की किताब लोग पढ़ते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा भरोसा रखिएगा मेरे ऊपर, अलग अलग राइटर की किताब, मान लीजिए कोई डाउट होता हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। किताब में लिखा हुआ मिलता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप इस चीज़ को समझेंगे कि इंथैल्पी हुई, इंटरनल एनर्जी हुई, गिब्स फंक्शन हुआ, ये सब किस पे डिपेंड करते हैं, किसका वेरिएबल होते हैं या किसके फंक्शन होते हैं, पी, वी, टी और एस के। तो जो बेसिक वेरिएबल हमारा है वो क्या होता है बेटा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी, ठीक है ना। बाकी सब उसका कॉम्बिनेशन होंगे, आप आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको, ये सब एमएससी में आपको पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ाया जाएगा। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, केमिस्ट्री वालों से अगर आप पूछेंगे कि सर इंथैल्पी क्या होती है, तो लोग कहेंगे रिएक्शन की जो एनर्जी होती है उसी को इंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। रिएक्शन की जो एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी होती है, उसी को इंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। पर एक्चुअल में वो सही डिफिनीशन नहीं होती है। वो आपको बताएंगे कि इंथैल्पी क्या होता है, आगे जब एक चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका तो इंथैल्पी आपको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और केमिस्ट्री वालों से आप पूछेंगे तो केमिस्ट्री वाले यही उनको रटी हुई होती है कि रिएक्शन जो है उसमें जो टोटल एनर्जी होती है वही क्या कहलाता है हमारा, या वो लोग कहते हैं सिस्टम की टोटल एनर्जी को हम इंथैल्पी कहते हैं। तो टोटल एनर्जी आप अलग पढ़ते हैं, इंथैल्पी आप अलग तब क्यों पढ़ते हैं, इंथैल्पी वर्ड ही क्यों आया जब टोटल एनर्जी वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, तो बात समझिएगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई डाउट मत रखिएगा, ठीक है। इंथैल्पी जो होता है वो क्या होता है आपको एक लेक्चर के बाद समझ में आ जाएगा। केमिस्ट्री वाले लोग कंफ्यूज करते हैं बस बच्चों को, और केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट भी है भैया। देखिए C+O कभी CO हो जाता है, कभी C+O CO2 हो जाता है, लीजिए हो गया बवाल, कोई लॉजिक ही नहीं है इसमें, कोई लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं है। कभी C+O CO, कभी C+O CO2, कोई मतलब है यार, कोई मतलब नहीं है कि नहीं। अब आप कुछ लोग दिमाग लगा रहे होंगे कि यार एक कब कंडीशन होती है, तो कंडीशन से क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड साइड तो वही है ना भैया, राइट हैंड साइड बदल जा रहा है, कितना याद करोगे, है कि नहीं। अब फिजिक्स में क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उनको आप पकड़ के चलते हैं तो अपने आप ही फिर स्टेप बाय स्टेप आप पहुंच जाते हैं। जैसे सीढ़ी पे चढ़ते हैं ना, एक स्टेप दूसरा स्टेप तीसरा स्टेप, फिजिक्स में ऐसे ही चलना होता है। केमिस्ट्री में कब एक के बाद तीसरी सीढ़ी आ जाएगी पता नहीं चलेगा आपको, फिर लोग कहते हैं वही एक्सेप्शन है, अब लोग एक्सेप्शन याद करो, है कि नहीं। अपवाद हो जाता है, एक्सेप्शन हो जाता है, लोग कहते हैं याद करो, है कि नहीं। चलिए खैर, तो थर्मोडायनामिक सिस्टम में आई, चलिए लिखिए लिखिए लिखिए, अ सिस्टम अब देखिए एक चीज़ और समझ लिया थोड़ा सा। देखिए जो भी थर्मोडायनेमिक्स हमको पढ़ना है या जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, इसमें जो हम सिस्टम लेते हैं, इसमें जैसे मान लीजिए कि हमने सिस्टम लिया, एक कमरे का सिस्टम लिया, इस कमरे का हम प्रेशर नोट कर रहे हैं, वॉल्यूम नोट कर रहे हैं, टेम्परेचर नोट कर रहे हैं, एंट्रोपी नोट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम जब पढ़ाई कर रहे हैं या जब टॉपिक को समझ रहे हैं तो बेसिकली किस सिस्टम का हमें 4 पैरामीटर पकड़ेंगे। जैसे हमने कहा इस कमरे में हम बैठे हैं तो इस कमरे का प्रेशर नाप लिया, वॉल्यूम नाप लिया, टेम्परेचर नाप लिया, एंट्रोपी नाप लिया। पर जब थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ते हैं तो वो कौन सा सिस्टम होता है जिसका ये 4 पैरामीटर हम पकड़ते हैं, ठीक है ना। तो सिस्टम आपका होता है बेटा आइडियल गैस का। किसका सिस्टम होता है, आइडियल गैस का, ठीक है ना। मतलब क्या कि आइडियल गैस का हम 4 पैरामीटर पकड़ेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी, और यही पूरा सिस्टम हमारा क्या बन जाएगा, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। बात समझिएगा, आइडियल गैस हम लेंगे, उसका 4 पैरामीटर कंसिडर करेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी, और यही पूरा का पूरा सिस्टम बेटा क्या बन जाएगा, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है ना। तो जब भी सिस्टम वर्ड यूज होता है तो आपको क्या समझना है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात हो रही है, और वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर क्या होगा, आइडियल गैस, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस चैप्टर में जो भी सिस्टम हमारा होगा वो किसका सिस्टम होगा बेटा, आइडियल गैस का सिस्टम होगा। और आइडियल गैस में भी 4 पैरामीटर पकड़ेंगे हम, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी। उसके अलावा आप देखिए इस आइडियल गैस की इंथैल्पी भी होगी, गिब्स पोटेंशियल भी होगा, उससे हमसे मतलब नहीं है, ठीक है ना। हमको क्या पकड़ना है, सिर्फ 4 पैरामीटर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी, ठीक है। जब आप लास्ट का चैप्टर पढ़ेंगे, अब जो लोग पहला लेक्चर नहीं देखें या दूसरा लेक्चर में तो शायद सुनते, दूसरा लेक्चर जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा हमने पहले सिलेबस डिस्कस किया था और फिर ये बताया था किस चैप्टर को हम लोग पहले पढ़ रहे हैं। जैसे जो आप सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि थर्मोडायनेमिक्स एंड एंट्रोपी जो चैप्टर का नाम है वो पहला चैप्टर नहीं है आपका, है ना, 3rd चैप्टर है आपका, ठीक है। पर हम लोगों ने पहले उसको अटेम्प्ट किया। क्यों अटेम्प्ट किया, क्योंकि वो स्कोरिंग होता है और 2 से 2.5 क्वेश्चन जो है उससे इससे आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें नंबर क्या मिलता है बेटा, पूरा मिलता है, नंबर नहीं करता है इसमें। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है, थ्योरेटिकल है। वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, थ्योरेटिकल है। अब वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट में हमारा सिस्टम बदल जाएगा, आइडियल गैस की जगह पर हम वहाँ क्या पढ़ेंगे, वॉन डेर वाल गैस के बारे में पढ़ेंगे, जिसको आप रियल गैस कहते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर जब आप पढ़ाई लिखाई करेंगे बेटा तो किसके बारे में पढ़ेंगे, आइडियल गैस के बारे में,
ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको और इसको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लिखिए देखिए लिखिए क्या लिखा बेटा, अ सिस्टम और एन आइडियल गैस और एन आइडियल गैस और एन आइडियल गैस इन ब्रैकेट लिखिए परफेक्ट गैस। आइडियल गैस को बेटा हम क्या कहते हैं, परफेक्ट गैस। ब्रैकेट में लिखिए परफेक्ट गैस, ब्रैकेट में लिखिए परफेक्ट गैस। आइडियल गैस के बाद ब्रैकेट में परफेक्ट गैस, ठीक है। चलिए फिर लिखिए परफेक्ट गैस विच इज characterized by which is characterized by four important physical quantities, four important physical quantities, ठीक है। कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है बेटा, वो प्रेशर, देखिए प्रेशर देखिए प्रेशर के बाद ब्रैकेट में P, फिर लिखिए बेटा वॉल्यूम के बाद ब्रैकेट में V, फिर क्या लिखेंगे बेटा टेम्परेचर के बाद ब्रैकेट में कैपिटल T एंड एंट्रोपी के बाद ब्रैकेट में कैपिटल S, ठीक है ना। चलिए एक चीज़ आप और ना, चलिए उसको बाद में बताएंगे, ठीक है। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी, ठीक है ना। तो ये 4 पैरामीटर्स होते हैं, 4 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, 4 वेरिएबल्स होते हैं जिनकी बेसिस पर हम आइडियल गैस को क्या करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं। और यही पूरा का पूरा सिस्टम बेटा हमारा क्या कहलाता है, थर्मोडायनामिक सिस्टम कहलाता, ठीक है। चलिए फिर लिखिए क्या लिखा है, एंड एंट्रोपी इज नोन एज थर्मोडायनामिक सिस्टम। एक एक चीज़ देखिए आपको समझ में आएगी, कहीं से आपको कुछ सोचना नहीं है। इज नोन एज थर्मोडायनामिक सिस्टम, ठीक है ना बेटा। क्या कहते हैं इसको, थर्मोडायनामिक सिस्टम कहते हैं, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए इफ दीज फोर फिजिकल क्वांटिटीज remains constant during the process then such state of the system is said to be thermodynamic equilibrium, ठीक है। सेड टू बी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या समझ में आ रहा है आपको कि 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है ना। और अगर वो प्रोसेस होने के टाइम पे क्या है, फिक्स है, बदल नहीं रही, कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए 2 शब्द होता है, एक शब्द होता है आपका कांस्टेंट, एक शब्द क्या होता है बेटा, कांस्टेंट, और एक शब्द होता है आपका यूनिफॉर्म। दोनों में क्या डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस है, बताइए टाइम का डिफरेंस कैसे है। टाइम के इसमें कांस्टेंट होता है तो यूनिफॉर्म हो गया वो। कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं नियत, क्या कहते हैं बेटा, नियत। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कोई बताएगा, एक समान। एक समान, नियत और एक समान, बताइए।
कोई चीज़ कांस्टेंट कब होती है, कोई चीज़ यूनिफॉर्म कब होती है। दोनों शब्द आपने पढ़ा है, दोनों शब्द आपने पढ़ा है, ऐसा नहीं कि दोनों शब्द आप जानते, दोनों शब्द आपने पढ़ा है। कहीं कहीं राइटर या टीचर होशियारी में कभी कांस्टेंट वर्ड यूज़ किया है, कभी वो यूनिफॉर्म वर्ड यूज़ किया है, पर आपके दिमाग में आज तक ये बात नहीं आई कि यार दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि टीचर ने आपको बताया नहीं और आप लोग भी याद कर लिए कि कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि कहीं कांस्टेंट लगता है, कहीं यूनिफॉर्म लगता है। टीचर बहुत स्मार्टनेस से जब उसका मन करता है वो कांस्टेंट वर्ड यूज़ कर देता है, जब उसका मन करता है, या मन इन द सेंस कि जहाँ पे कांस्टेंट वर्ड लगाना होता है वो कांस्टेंट वर्ड लगाता है, जहाँ पे यूनिफॉर्म वर्ड लगाना होता है वहाँ यूनिफॉर्म वर्ड लगाता है। पर आप समझ नहीं पाते हैं और ना टीचर कोई समझाता है कि बेटा कहाँ कांस्टेंट वर्ड यूज़ होगा, कहाँ यूनिफॉर्म वर्ड यूज़ होगा। और ये भी बात सही है कि अब तक जो आपकी पढ़ाई लिखाई है उसमें कांस्टेंट और यूनिफॉर्म में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। हाँ ठीक। और देखिए सीख लीजिए, समझ लीजिए, थोड़ी सी ये सब बातें जान लीजिए, इंटरेस्टिंग है ये सब। चलिए देखिए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा? कांस्टेंट का मतलब होता है, देखिए मान लीजिए कोई चीज़ है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है, मतलब वो फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है, तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं बेटा? कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म क्या हो गया? यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि वो फंक्शन ऑफ डिस्टेंस नहीं है, फंक्शन ऑफ डिस्टेंस नहीं है। मतलब क्या? अगर कोई चीज़ टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी तो क्या हो जाएगी? वो कांस्टेंट हो जाएगी। और अगर कोई चीज़ जगह पे डिपेंड नहीं करेगी तो वो क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्म हो जाएगी। मतलब क्या? समय बदलने पे अगर कोई चीज़ नहीं बदल रही है तो बेटा क्या है? वो कांस्टेंट है। और जगह बदलने पे अगर कोई चीज़ नहीं बदल रही है तो वो चीज़ क्या है बेटा? यूनिफॉर्म है। ठीक है ना। तो आज के बाद से कंफ्यूज नहीं होना है। कांस्टेंट का मतलब टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, यूनिफॉर्म का मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है ना। और ये वर्ड आपके सामने डिफरेंस कहाँ पे आता है हम आपको बता रहे हैं। जब आप पढ़ते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, सब हाई स्कूल की चीज़ है ये, पर आप लोगों को नहीं आता है। अब आप कहेंगे सर ऐसा बेइज्जती मत करिए, आता है, ऐसी बेइज्जती मत करिए सर, आता है, आता है ये सब फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला लगता कब है ये बताइए? फॉर्मूला तो याद होगा पर लगाया कब जाता है फॉर्मूला, ये बताइए? टीचर आपको ऐसे ही बताते हैं कि मान लो एक्सेलरेशन दिया है और इनिशियल वेलोसिटी दी है, टाइम दिया है, फाइनल वेलोसिटी पूछे तो ये लगा दो, तीन चीज़ गिवन है, एक चीज़ नहीं पता है तो उसको लगा दो। टीचर ने आपको ही सिखाया होगा हाई स्कूल में, पर कब लगाते हैं इसको ये नहीं बताया होगा। आप लोग पढ़ते किस लिए थे? न्यूमेरिकल के लिए कि यार पढ़ लेंगे 2 नंबर मिल जाएगा, और जो पीछे का कॉन्सेप्ट था वो आपने समझा नहीं कि कब लगाते हैं एक्चुअल में इसको। बात समझिएगा कि जो पीछे का कॉन्सेप्ट था वो आपने नहीं समझा कि यार कब लगाते हैं इसको, इसकी कंडीशन क्या होती है। तो 2 कंडीशन इसकी होती है। आप देखिए 2 कंडीशन होती है इसकी, और ये 2 कंडीशन आपको किताब में लिखी हुई मिलेगी, एकदम लिखी हुई मिलेगी। होता क्या है ना कि आप लोग याद करते हैं, समझते तो है नहीं, तो फिर वो चीज़ें स्किप कर जाती हैं। अब आज के बाद आप नहीं भूलेंगे, किसी को पढ़ाना होगा तब भी आप पढ़ा ले जाएंगे। हाई स्कूल का कोई बच्चा है उसको जाके पढ़ाएंगे आप तो ऐसे ही समझाएंगे, वो भी फ़ैन हो जाएगा आपका। 2 बातें बस याद करनी होती हैं। क्या? पहली चीज़ कि जो मोशन हो वो हमेशा बेटा किस में हो? स्ट्रेट लाइन में हो। पहली कंडीशन ये होती है इसकी कि मोशन किस में हो? स्ट्रेट लाइन में हो, तब आप इसको लगाते हैं। सर्कुलर मोशन के लिए नहीं है ये, किसके लिए? स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए, रैखिक गति के लिए, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए। ठीक। और दूसरा क्या? दूसरी कंडीशन और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है कि जो बेटा इसमें एक्सेलरेशन हम लेते हैं ना वो यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या? कि जगह के हिसाब से एक्सेलरेशन हमारा नहीं बदलता। आप पढ़िएगा यूनिफॉर्म वर्ड ही लिखा हो, कांस्टेंट वर्ड यूज़ नहीं होता, कहीं नहीं होता कांस्टेंट वर्ड यूज़, यूनिफॉर्म वर्ड ही लिखा होगा और आप कंफ्यूज रहते हैं। आप यूनिफॉर्म को क्या समझते हैं? कांस्टेंट समझते हैं। हालांकि आपकी गलती इसमें नहीं है, अब तक जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं वो कांस्टेंट भी होती है, यूनिफॉर्म भी होती हैं। ठीक है, ऐसा आप लोग की गलती नहीं है। आप लोग को अब तक जो भी कुछ पढ़ाया गया है ज़्यादातर वेरिएबल्स आपके ऐसे चूज़ होते हैं जो कांस्टेंट भी होते हैं और यूनिफॉर्म भी होते हैं।
तो आप लोग के सामने कभी डिफरेंट वेरिएबल्स आए नहीं, या आपने कभी डिफरेंस किया नहीं, तो आपको समझने में क्या होती है, दिक्कत होती है। पर आज के बाद से दोनों शब्द का मतलब समझिए कि कांस्टेंट का मतलब बेटा क्या होता है, टाइम पे डिपेंड ना करे। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड ना करे। ठीक है ना। चलिए एक चीज़ और समझ लीजिए इसी के साथ साथ। अब देखिए फिजिक्स में दो तरह का डिफरेंशिएशन हम करते हैं। डिफरेंशिएशन आप जानते हैं क्या होता है ना, नहीं जानते? डिफरेंशिएशन क्या होता है, कर लेते हैं सर पर पता नहीं क्या होता है। क्या डिफरेंशिएशन, जब आप लिखते हैं dy/dx, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, सीख लो बेटा, ये सब बेसिक चीज़ें एकदम सीख लो ना, आज के बाद से भूलेगा नहीं। dy/dx, dy/dx क्या होता है, क्या पता था dy/dx? हाँ क्या कह रहे हो, सही बोलो, क्या बोल रहे हो? y x के रिस्पेक्ट में किस तरह से चेंज होता है, यही क्या बताता है हमारा dy/dx। ठीक है ना, कि y जो है, y बेसिकली होता क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, यही तो आप कहते हैं ना। तो y x के सापेक्ष या y विथ रिस्पेक्ट टू x कितना परिवर्तित हो रहा है या कैसे परिवर्तित हो रहा है, किस तरह से चेंज हो रहा है, यही हम किससे पता करते हैं बेटा, dy/dx से। ठीक है, तो फिजिक्स में दो तरह का डिफरेंशिएशन आपके सामने बार बार आएगा। एक डिफरेंशिएशन आप लिखते हैं df/dt, क्या लिखते हैं आप, df/dt। और एक तरह का डिफरेंशिएशन आपके सामने आएगा df/dx, df/dx। ये जो df/dt होता है, इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेट, जानते होंगे आप, दर कहते हैं, रेट कहते हैं। ठीक है ना। और जो df/dx होता है, इसको हम क्या कहते हैं, x क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हम चेंज निकालते हैं किसी क्वांटिटी का, तो क्वांटिटी क्या कहलाती है, उसको बेटा हम कहते हैं ग्रेडियंट। क्या कहते हैं, ग्रेडियंट। हिंदी में इसको प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रवणता, ग्रेडियंट। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई क्वांटिटी कांस्टेंट है, वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो उसका बेटा रेट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और अगर कोई क्वांटिटी यूनिफॉर्म है, तो उसका बेटा ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही दो तरह का डिफरेंशिएशन आपके सामने बार बार आएगा, कोई तीसरा नहीं है फिजिक्स में। या तो आप रेट निकालते हैं, या तो आप ग्रेडियंट निकालते हैं। या तो डिस्टेंस रेट में आप डिफरेंशिएट करेंगे, या तो टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे। और कोई डिफरेंशिएशन है क्या, नहीं है, यही दो है, टाइम के रिस्पेक्ट में और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट, और दूसरा नहीं है कोई डिफरेंशिएशन, है क्या, नहीं है। ठीक है ना। तो रेट बेटा जीरो है, तो क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है। ग्रेडियंट जीरो है, तो क्वांटिटी क्या है, यूनिफॉर्म। या सीधे से समझिए, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो बेटा क्या है, यूनिफॉर्म। ठीक है ना, बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब नहीं ना कन्फ्यूजन होगा कांस्टेंट यूनिफॉर्म में। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या वर्ड यूज़ किया है, कांस्टेंट। ठीक है ना, क्योंकि समय के सापेक्ष हम लोग देखते हैं। भाई एक जगह तो हमने फिक्स ऑलरेडी किया ही हुआ है, समय के हिसाब से देखेंगे ना कि आइडियल गैस में क्या चेंज हो रहा है, टेम्परेचर का क्या चेंज है, वॉल्यूम का क्या चेंज है, इसलिए हमने वर्ड क्या यूज़ किया है, कांस्टेंट। ठीक है ना, कांस्टेंट वर्ड यूज़ हो, यूनिफॉर्म वर्ड नहीं, क्योंकि जगह हम बदल ही नहीं रहे हैं, जगह की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। भाई एक जगह पर आप जा करके ऑब्जर्व करते हैं तो जगह तो वैसे ही फिक्स है, तो हम किसकी बात करेंगे, समय के रिस्पेक्ट में चेंज देखना होता है हमको, तो हम किसकी बात करेंगे, कांस्टेंट की बात करेंगे। बात समझ आ रहा है। चल आगे लिखिए, प्रिंटिंग स्टार्ट, लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, द कन्वर्जन ऑफ। एक एक चीज़, ये सब मुश्किल है क्या, आसान है ना। चलिए बस यही है, बस आसान लगना चाहिए आप लोगों को, और क्या। लिखिए, द कन्वर्जन ऑफ, द कन्वर्जन ऑफ, द कन्वर्जन ऑफ हीट, द कन्वर्जन ऑफ हीट, द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, the conversion of heat into work by change in, the conversion of heat into work by change in, by change in the four physical quantities, by change in the four physical quantities, four physical quantities, four physical quantities। वो फोर फिजिकल क्वांटिटीज बेटा क्या क्या होती है बताओ, P, V, T एंड S। लिख लीजिए ब्रैकेट में, P, V, T एंड S। फोर फिजिकल क्वांटिटीज P, V, T एंड S। ठीक है ना। चल, इज नोन एज,
इज नोन एज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। चल अब देखिए आप लोग को करना क्या है, घर पे जब आप जाया करिए तो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट रिवाइज़ किया करिए अभी कि आज आपने क्या पढ़ा है। कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको लगता है कि मिस हो गया है तो नेक्स्ट डे क्या कर लिया करिए, पूछ लिया करिए, पर रिवीजन डेली किया करिए, छोड़ा मत करिए। तो रिवीजन डेली करने से क्या होगा ना कि चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। अगर आप छोड़ देंगे कि यार कल पढ़ लेंगे परसों पढ़ लेंगे तब फिर दिक्कत होता है, ठीक है ना। तो रिवीजन डेली का डेली करिए, ठीक है ना। और यहाँ मेरी क्लास जैसे मान लीजिए कि अभिषेक सर की क्लास है, हम निकलते हैं तब भी बैठ के पढ़ लिया करिए, एक राउंड ऐसे देख लिया करिए। सब एक टीचर के जानने में और दूसरे टीचर के आने में समय आपको मिलता है, उसमें भी थोड़ा सा रिवीजन एक बार क्या कर लिया करिए, देख लिया करिए, ठीक है। उससे क्या होता है ना कि आपको थोड़ा सा चीज़ें क्या रहेंगी, रिकॉल रहेंगी, याद रहेंगी, ठीक है ना। और देखिए अभी बस चुपचाप करके रिवीजन करिए, 5-5 मिनट 10-10 मिनट देखते रहिए। कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आता है आप तुरंत क्या कर लीजिए, हमसे पूछ लीजिए, ठीक है ना। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सिलेबस को समझना और धीरे धीरे माहौल में ढलना। देखिए पैंडेमिक का जो टाइम था ना वो पूरी पढ़ाई लिखाई चौपट हो गई है, सबकी चौपट हुई है, आपकी भी हुई है, हमारी भी हुई है, सबकी हुई है, पूरा सिस्टम बिगड़ गया, ठीक है ना। तो अभी तो पहले सिस्टम पटरी पे लाना है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे आएगा, एट रैंडम नहीं आएगा। आप तुम 10 घंटा पढ़ डालो आज तो पागल हो जाएंगे आप, ठीक है ना। तो धीरे धीरे 10-10 मिनट 15-15 मिनट रिवाइज करते जाइए, धीरे 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 धीरे। जब टाइम आएगा आपको हम बताएंगे कब लिखने की प्रैक्टिस करनी है। और बीएससी में देखिए लिखने की प्रैक्टिस आनी बहुत ज़रूरी है। आप लोग के साथ एक ड्रॉबैक हुआ है कि आप लोग डायरेक्ट पास हो गए हैं तो लिखने की प्रैक्टिस बेटा नहीं हुई है, ठीक है ना। तो लिखने की प्रैक्टिस आनी चाहिए एग्जाम में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो लिखने बेटा आना चाहिए, ठीक है ना। पर अभी उसकी टेंशन ले लेनी है, अभी सिर्फ और सिर्फ बेटा क्या करना है, 10-10 मिनट हम लोग को रिवीजन करना है। रिवीजन करके आ करके समझना, कोई कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आता है अगले दिन आप पूछ लेंगे। और ये भी रिवाइज किए रहेंगे तो पता रहेगा क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। फिर 10 दिन बाद आप पढ़ेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे, आप फिर याद ही करेंगे, और याद करने का कोई मतलब नहीं। फिर आप याद करेंगे, दिमाग में प्रेशर डालेंगे, जो चीज़ एब्जॉर्ब हो पाएगी नहीं, तो फिर वो चीज़ क्या हो जाती है, मिस हो जाती है, फिर एग्जाम में आप गलती करते हैं, ठीक है ना। तो चुपचाप अभी आप क्या करेंगे, घर पे जा करके 10 मिनट 15 मिनट बस रिवाइज किया करिए। चाहे कोई सब्जेक्ट हो, चाहे मतलब मैथ्स में तो क्या प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मजबूरी है। फिजिक्स में तो यही काम किया करिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स आप पढ़ रहे हैं उसमें भी रिवीजन किया करिए, फिजिक्स थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ा उसमें भी रिवीजन किया करिए। बस रिवीजन 10 मिनट 15 मिनट बस रिवीजन, और कुछ नहीं। और कॉन्सेप्ट एकदम अपना क्लियर करते हुए चलिए। हाँ तो क्या लिखा था यार, क्या लिखा था आप लोगों ने कि हाँ क्या कहा आपने। अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स की डिफिनीशन में क्या आपने पढ़ा था कि भैया थर्मोडायनेमिक्स का जो उद्देश्य है, जो मोटिव है वो क्या है, हमको भैया हीट से क्या चाहिए, वर्क डन चाहिए। तो अब हीट से वर्क डन कैसे मिलेगा, इन्हीं 4 पैरामीटर्स को चेंज करते हैं हम तो कोई प्रोसेस होता है, और वही प्रोसेस क्या कहलाता है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। पर मोटिव हमारा फिक्स है, मोटिव क्या है, हीट से बेटा क्या चाहिए, वर्क डन चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स का और कोई मोटिव नहीं, यही मोटिव है कि हीट दीजिए वर्क डन लीजिए, ठीक है भैया। चलिए आइए मिटाते हैं इसको, चलिए क्या अच्छा नोट करना है, कर लो जल्दी कर लो ये सब हाई स्कूल का है, आउट ऑफ सिलेबस है ये। जाके ये सब पढ़ाओगे तुम लोग बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लगेगा दीदी को कितना आता है, भैया को कितना आता है, और दीदी भैया को पता ही नहीं था कुछ, दीदी भैया अभी जाने हैं। नहीं वो कंडीशन लोग बताते हैं, यूनिफॉर्म की कंडीशन बताते हैं, पर अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चे ये नहीं जानते हैं। वहाँ समझाया जाता है एक बार समझाया था, वो टीचर नहीं बताते, हम जान रहे हैं ना। अरे सर भी कभी स्टूडेंट थे ना, तो सर भी जानते हैं। जैसे सास भी कहीं बहुत ही वैसे सर भी कभी स्टूडेंट थे, तो सर जानते हैं कि क्या क्या हो जाता है। ये बताया जाता है कि स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, और टीचर इस पर फोकस वो भी जोर भी डालते हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तभी लगाएंगे इसको। एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म पे तो उतना जोर नहीं डालते हैं, उसका रीज़न होता है क्योंकि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म गिवन ही होगा आपको, तभी लगा ही पाएंगे आप, ठीक है। एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म नहीं तो आप लगा ही नहीं सकते इसको, पर मोशन स्ट्रेट लाइन होता है, ये आपको सिखाया जाता है, ठीक है। चलिए आराम से पढ़िए, अभी कोई टेंशन की बात नहीं है, थोड़ा सा माहौल में धीरे ढल जाएंगे आप लोग। अभी तो पैंडेमिक का टाइम है तो थोड़ा सा एडजस्ट होने में दिक्कत होता भी है। चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए बेटा। अब देखिए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात हो गई, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस देखिए कई तरीके के होते हैं, ठीक है ना। आइसोथर्मल होता है, आइसोकोरिक होता है, आइसोबारिक होता है।
पर उससे पहले हम लोग प्रोसेस को दो कैटेगरी में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो प्रोसेस कौन कौन से होते हैं बेसिकली, एक बेटा हमारा प्रोसेस होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। और दूसरा क्या होता है, एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। एकदम समझते हुए चलिएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है ना। अब क्या आप लोगों में से कोई ऐसा विद्वान है जो इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल समझा सके हमको? क्या कोई ऐसा है भौतिक विज्ञान का जानकार जो हमको समझा सके? बताइए। हैं? हाँ, ये भी बात है भाई। केमिस्ट्री में क्या होता है, चलिए बताइए केमिस्ट्री वाले में। हम बता रहे हैं केमिस्ट्री में क्या पढ़ा जाता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। देखिए केमिस्ट्री पढ़े ज़माना हो गया हमको, पर अभी भी याद है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू आप कहते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस है ये, ठीक है ना। पर फिजिक्स में रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, वो तो केमिस्ट्री में स्पेसिफाई कर दिया आपने ना। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या कि जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उतना प्रोडक्ट से क्या बन रहा है, रिएक्टेंट बन रहा है। तो आप कहते हैं प्रोसेस हमारा क्या है, रिवर्सिबल है, ठीक है। चलिए अमोनिया का एग्जांपल आप लोग देते हैं, ठीक है ना। पर फिजिक्स में क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। डिफरेंट नहीं होता है, अगर आप सोचेंगे ओवरऑल तो डिफरेंट नहीं होता। जो फिजिक्स की बेसिस पे आप डिफाइन करेंगे वही केमिस्ट्री में आपको अप्लाई करते हैं आप। क्या डिफरेंस था बताइए? एक ही डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस हम बताएं क्या होता है, वहाँ पर नोटेशन उल्टी हो जाती है। जैसे वर्क डन बाय द सिस्टम आप पॉजिटिव लेते हैं, वहाँ वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव लिया जाता है। ये एक समस्या है वहाँ पर कि नोटेशन वहाँ पर उल्टा हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है, नोटेशन जो है पलट जाता है। केमिस्ट्री में नोटेशन उल्टी हो जाती है। अब वही बता रहे ना, कोई लॉजिक नहीं होता केमिस्ट्री में। भाई वर्क डन बाय द सिस्टम हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, वो लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। ऐसे ही उल्टा चलते हैं थोड़ा सा वो लोग, बस तो उल्टे होते हैं केमिस्ट्री वाले, कोई क्या कर सकता है कि नहीं। चलिए क्या, तो बताइए रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? कोई आइडिया किसी को? कोई वैज्ञानिक, कोई उभरता हुआ वैज्ञानिक आप लोगों के बीच में से आगे आए और बताया? नहीं, चलो देखिए हम 4 कंडीशन आपको बताएंगे, ठीक है ना। अगर वो चार कंडीशन किसी प्रोसेस में सेटिस्फाई होती है, ठीक है ना, किसी प्रोसेस सेटिस्फाई होती है तो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है बेटा, रिवर्सिबल। अदरवाइज वो क्या हो जाता है हमारा, इरिवर्सिबल, ठीक है। चलिए देखिए दोज थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस, और इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ये डिफिनीशन आप लोगों से पूछी जाती है और इम्पॉर्टेंट समझना भी है इसको, इम्पॉर्टेंट याद भी कर लेना है ना। ये डिफिनीशन आप लोगों से पूछी जाती है, इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है, पूछा जाता है आप लोगों से, याद होना चाहिए आप लोगों को। समझ में आ रही बेटा बात? चलिए लिखिए जल्दी लिखिए। दोज थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस are said to be reversible if they satisfy following conditions. ठीक है ना। तो बेटा ऐसे 4 कंडीशंस होती हैं, ठीक है ना। तो पहले लिखिए नंबर 1,
पहले लिखा देते हैं फिर समझाते हैं आप लोग को, ठीक है। पहले लिखिए नंबर 1 लिखिए, लिखिए नंबर 1 लिखिए, लिखिए द वर्किंग सबस्टेंस, द वर्किंग सबस्टेंस, द वर्किंग सबस्टेंस, द वर्किंग सबस्टेंस, वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस, the working substance of the engine, of the engine, of the engine, of the engine और सिस्टम, और सिस्टम देखिए कई सारी चीज़ें सीखेंगे आप इस एक डिफिनीशन में। द वर्किंग सबस्टेंस ऑफ द इंजन और सिस्टम, और सिस्टम इज़ फ्री फ्रॉम, इज़ फ्री फ्रॉम, इज़ फ्री फ्रॉम फ्रिक्शन, इज़ फ्री फ्रॉम फ्रिक्शन। जो वर्किंग सबस्टेंस होता है, आप कहेंगे सर वर्किंग सबस्टेंस क्या होता है इंजन का, फिर आप कहेंगे सर इंजन क्या होता है, उसमें फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शन आप जानते होंगे, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 लिखिए, नंबर 2 लिखिए, कई सारी चीज़ें अभी आप सीखेंगे, लिखिए देयर इज़ नो लॉस ऑफ, देयर इज़ नो लॉस ऑफ, देयर इज़ नो लॉस ऑफ, there is no loss of, no loss of energy there is no loss of energy, there is no loss of energy due to conduction or radiation, due to conduction or radiation, due to conduction or radiation, there is no loss of energy due to conduction or radiation, ठीक है। नंबर 3 लिखिए, नंबर 3 थर्ड पॉइंट लिखिए, लिखिए द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द सिस्टम, द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द सिस्टम, द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द सिस्टम, द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज नॉट appreciably differ from that of surroundings, appreciably differ from that of surroundings। हाथ पे तुम्हारे चोट लगा है क्या, रोटी बना रही थी क्या, differ from that of surroundings, differ from that of surroundings। यूट्यूब पे लग रहा है कोई डिश सीखी थी उसी को बना रही थी, क्योंकि यूट्यूब वाले डिश में ही सब हादसे होते हैं। एक तो दुनिया भर का बर्तन इकट्ठा हो जाता है, यूट्यूब पे जो डिश आप देखते हैं उसमें दुनिया भर का बर्तन इकट्ठा हो जाता है किचन में, और उसके बाद यही सब हादसे होते हैं। किसी का चेहरा जल जाता है, किसी का हाथ जल जाता है। यूट्यूब पे तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में, खाने में। अब भाई वो लोग तो एडिट करके बनाते हैं, और यही है भाई, अब क्या करिएगा। यूट्यूब वाले डिश को थोड़ा सा अवॉइड किया करिए आप लोग। देखने में तो अच्छा लगता है पर रिस्की होता है उसको बनाना, और उसको बनाने में तो थोड़ी दिक्कत ही होती है, दुनिया भर के बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। आप लोग बनाओगे जानते होंगे, बर्तन बहुत होता है। नहीं इकट्ठे होते हैं क्या, होते हैं भाई, बिल्कुल होते हैं। हमने बनाया, हम जानते हैं, बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। अरे बिल्कुल होता है, लेडीज़ से भी होता है, और फिर उनको धोना ही पड़ता है, तो फिर बाद में पता चलता है। चलिए चौथा लिखिए, सराउंडिंग्स हो गया ना बेटा। चलिए चौथा लिखिए, नंबर 4 लिखिए, नंबर 4 लिखिए, लिखिए the process must be, the process must be infinitesimally slow, the process must be infinitesimally slow। स्पेलिंग बोल दे क्या इनफाइनाइटिसमली का, वो बोलना पड़ेगा। इनफाइनाइटिसमली की स्पेलिंग बोलनी पड़ेगी, इनफाइनाइटिसमली हो जाएगा। चलिए इनफाइनाइटिसमली स्लो, इनफाइनाइटिसमली स्लो। इनफाइनाइटिसमली का मतलब क्या होता है, फिर से बोल दें, इनफाइनाइटिसमली, इसका मतलब क्या होता है, अनंत का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग। यहाँ पे तो खैर हमने दूसरा वर्ड यूज़ किया, हमने वर्ड यूज़ किया है इनफाइनाइटिसमली।
इनफाइनाइटिस्मली वर्ड हमने यूज़ किया, उससे खैर हमको मतलब नहीं है। इनफाइनाइट मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट? क्या जानते हैं आप इनफाइनाइट मतलब? बहुत बड़ा, भगवान, वही होते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब क्या? भगवान। इनफाइनाइट मतलब क्या? भगवान। डिफाइन नहीं कर सकते हैं। चलिए इनफाइनाइट को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या डिफिनीशन होगी इसकी? जिसको डिफाइन नहीं कर सकते उसकी डिफिनीशन क्या होगी? हाँ भाई सही बात है, अनडिफाइंड। तो उसकी डिफिनीशन क्या होगी? इफ समथिंग इज अनडिफाइंड देन उसकी डिफिनीशन क्या होगी? देन व्हाट अबाउट इट्स डिफिनीशन इफ समथिंग इज अनडिफाइंड? हाँ ये भी बात अच्छी है कि कोई नंबर नहीं होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड नहीं कर सकते। और बताओ मेरे मैथमेटिक्स होनहार विद्यार्थियों, सब मैथमेटिक्स है, कुछ हराता नहीं आप लोगों को। खाली a + b का होल स्क्वायर याद करके आप लोग को लगता है कि सब आ गया। बताओ जी इनफाइनाइट क्या होता है? बताइए। जब हम लोग को हाई स्कूल में सर पढ़ाते थे तो इनफाइनाइट का मतलब वो कहते बहुत बड़ा, अनंत, मतलब ऑलमोस्ट भगवान, उसके उस तक पहुंच गया तो समझो सब मिल गया, है ना। और पहली बार इनफाइनाइट वर्ड कहाँ था आपके सामने? tan π/2। यही सबसे पहले आपने इनफाइनाइट देखा होगा हाई स्कूल में। जब हाई स्कूल में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज याद किया होगा, sin 30 = 1/2, cos 60 = 1/2, sin 60 = √3/2, sin 45 = 1/√2, sin 90 = 1, तो वहीं उसी में आपको सामने सबसे पहले इनफाइनाइट वर्ड आया होगा। तो वहाँ पर आपने याद कर लिया होगा कि इनफाइनाइट मतलब क्या? बहुत बड़ा। तो बहुत बड़ा नहीं होता उसका मतलब। इनफाइनाइट देखिए होता क्या है, इनफाइनाइट एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में जानना देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है इनफाइनाइट मतलब। बच्चों को पता नहीं होता इनफाइनाइट क्या होता है, बच्चे याद कर लेते हैं इनफाइनाइट मतलब क्या होता है। देखिए इनफाइनाइट मतलब होता क्या है। इनफाइनाइट को दो तरीके से आप समझ सकते हैं। एक तरीका होता है मैथ्स को समझने का, मैथ्स में समझने का, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने tan का ग्राफ बनाया, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। हमने tan का ग्राफ बनाया, हमने tan का क्या बनाया बेटा? ग्राफ बनाया। ये क्या है हमारा? +π/2 है, इधर हमारा क्या है? -π/2 है, ठीक है। +π/2 -π/2, ठीक है। चलिए इस तरीके का कुछ ग्राफ हमारा आता है, ठीक है। यही tan का ग्राफ होता है। अगर आप लोग tan का ग्राफ याद होगा, tan x का, तो ग्राफ आपका यही होता है, tan x का ग्राफ आपका यही होता है, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है? अब देखिए डाउट कहाँ पे आता था? डाउट हमको तब आया था जब हम पढ़ते थे तो सर ने कहा कि इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा। तब जब बहुत बड़ी जगह हम पहुँच गए तो इसका मतलब क्या है? फिर उसके बाद वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए थी। पर tan π/2 के भी बाद भी आप tan 135 डिग्री क्या करते हैं? आप डिफाइन करते हैं, उसको कहते हैं -1, है कि नहीं। तो tan π/2 पे ही अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि जिसको आप इनफाइनाइट कहते थे, बहुत बड़ा, भगवान के पास पहुंच गए, बहुत बड़ा हो गया, अब कोई डिफिनीशन नहीं है, अनडिफाइंड हो गया वो। बात समझ में आ रहा है ना। तो देखिए होता क्या है, समझिए पहले। tan π/2 = इनफाइनाइट का बेटा मतलब ये है, इसका मतलब बेटा ये होता है कि जैसे ही हम tan की π/2 वैल्यू पे पहुंचते हैं, ठीक है ना, तो tan का π/2 पे tan थीटा का बिहेवियर हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। या आप ऐसे समझिए कि tan π/2 पे जो भी नियम कानून हम जानते हैं, जो भी नियम कानून हम पढ़ते हैं, जो भी लॉज हम पढ़ते हैं, जो भी डिफिनीशन हम पढ़ते हैं, वो सारा का सारा बेटा क्या कर जाता है? फेल कर जाता है। और जहाँ पर जो भी रूल्स आपके फेल, जो भी रूल्स आपके फिजिक्स जो भी नॉन फिजिकल लॉज आपके जिस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वही पॉइंट बेटा क्या कहलाती है? हमारी इनफाइनाइट। मतलब इनफाइनाइट क्या है बेटा? इनफाइनाइट वो पॉइंट है जहाँ पर हमारा नॉन फिजिकल लॉज एग्जिस्ट नहीं करता। बात समझ में आया कि इनफाइनाइट क्या है? इनफाइनाइट वो पॉइंट है जहाँ पे नॉन फिजिकल लॉज, न्यूटन का नियम, आइंस्टीन का नियम, सारा सारा फेल हो जाता है। आपको पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। जैसे यूनिवर्स में एक सिस्टम होता है ब्लैक होल, आपने नाम सुना होगा। ब्लैक होल भी देखिए इनफाइनाइट का एग्जाम्पल है। इसी को सिंगुलर पॉइंट भी कहते हैं, सिंगुलैरिटी कहते हैं इसको, ठीक है ना। इनफाइनाइट का एग्जाम्पल है वो। ब्लैक होल जो है वो इनफाइनाइट का एग्जाम्पल है। आप ब्लैक होल के रेंज में आएंगे, ब्लैक होल आपको सक कर लेगा, और जितना आपका मास है E = mc² से,
E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, तो उतनी एनर्जी क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। जितना मास है आपका उतनी एनर्जी आपकी रिलीज हो जाएगी। पता ही आपको पता नहीं चलेगा आपके साथ क्या हुआ, और आप एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। ब्लैक होल जो है वो ऐसे ही काम करता है, वहाँ पे नॉन फिजिकल लॉस एग्जिस्ट नहीं करते हैं भाई। इस दुनिया में तो ऐसा पॉसिबल है नहीं कि तुरंत आप एनर्जी से कन्वर्ट कर दिए मास को, पॉसिबल है क्या, नहीं है। अगर पॉसिबल होता तो कितनी आसानी हो जाती भाई। अगर ये E इज इक्वल टू mc स्क्वायर से मास से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन इतनी आसानी से हो जाता तो हम लोग को फ्यूल की टेंशन ही नहीं होती। एक ये लकड़ी ऐसे तोड़ दीजिए, आपकी 7 पुश्तें आराम से बिजली चलाती हैं। आपको पता है कि न्यूक्लियस में कितनी एनर्जी होती है, होती कि नहीं होती है। 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है एक AMU में। आप सोच लीजिए, अगर एक लकड़ी आप तोड़ दें ऐसे और उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, पता नहीं कितने साल तक बिजली चलेगी आपकी। पर क्या डेली लाइफ में ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। फार्मूला तो आइंस्टीन ने दे दिया, पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ऐसा कहाँ पॉसिबल होता है? जब आप रिएक्टर बनाते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाते हैं, वहाँ पर पॉसिबल होता है। मास आपका टूटता है, एनर्जी में आप कन्वर्ट करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में पॉसिबल है, तो उसके लिए भाई हाई टेम्परेचर चाहिए, कंडीशन उसके लिए फेवरेबल होनी चाहिए। रेडिएशन निकलती हैं, वो नुकसान करती हैं, पूरा आपको उसको सील करना पड़ता है। बात समझिएगा, ठीक है ना? तो पॉसिबल नहीं है वो, इतना आसान नहीं। फार्मूला E इक्वल टू mc को देखने में आसान लगता है, कन्वर्जन उतना आसान नहीं है मास का एनर्जी में। अगर पॉसिबल हो जाता तो फिर फ्यूल की हमारी टेंशन ही नहीं होती। मोदी जी कहते नहीं पेट्रोल बचाओ, है ना, या कोई गवर्नमेंट नहीं कहती पेट्रोल बचाओ, कहते उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उड़ाओ, जब मन के तब बदल लेंगे हम, जब मन के तब एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे, है कि नहीं? तो कहना आइंस्टीन ने कहा E इक्वल टू mc स्क्वायर, और इसी पे जो है एटम बम बना था, इसी एक फार्मूले पे। आइंस्टीन से एक बार पूछा, जब आइंस्टीन मरने वाले थे तो रिपोर्टर ने उनसे पूछा था कि आप नेक्स्ट बर्थ में क्या बनना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा था हम प्लम्बर बनना चाहेंगे। तो रिपोर्टर शॉक हो गया कि यार इतना बड़ा साइंटिस्ट मर रहा है और वो कह रहा है कि हम प्लम्बर बनना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा था कि हमको इस बात का बहुत अफसोस है कि मेरे एक फार्मूले पर जो है एटम बम बना और उसने इतनी तबाही मचा दी हिरोशिमा नागासाकी में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका हुआ था। उनको आइंस्टीन को इस बात का बहुत अफसोस था कि मेरे एक फार्मूले ने इतनी तबाही मचा दी। तो मरते मरते वो प्लम्बर बनना चाहते थे, जो पाइप को जोड़ने का काम करता है, लोगों को मारने का नहीं, ठीक है? तो इनफाइनाइट बेटा क्या होता है मैथ्स में? इनफाइनाइट वो पॉइंट होता है जहाँ पे नॉन फिजिकल लॉज हमारे एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है? अब फिजिक्स में इनफाइनाइट क्या होता है? फिजिक्स में इनफाइनाइट क्या होता है? तो फिजिक्स में इनफाइनाइट का मतलब बेटा होता है, किससे होता है जानते हैं आप? फिजिक्स में इनफाइनाइट का मतलब बेटा होता है डिस्टेंस से। किससे मतलब होता है? डिस्टेंस। आइए आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, इसके बाद फिर ये सब चारों पॉइंट्स कल समझाएंगे क्या है कैसे है। देखिए कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है, थोड़ा सा सीख लीजिए इसको। देखिए जैसे मान लीजिए आप पोटेंशियल की डिफिनीशन देते हैं ना, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप डिफाइन करते हैं, तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं हम इनफाइनाइट से किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं, तो जो वर्क डन होता है और इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज का रेशियो, वही क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है कि नहीं? आप यही कहते हैं कि इनफाइनाइट से किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य और उस आवेश का अनुपात, या इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन और उस चार्ज का रेशियो ही क्या कहलाता है? हमारा पोटेंशियल कहलाता है। पर इनफाइनाइट का मतलब क्या है? इनफाइनाइट का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट? इनफाइनाइट आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो यहाँ इन फिजिक्स में इनफाइनाइट का मतलब होता है डिस्टेंस है। किससे मतलब होता है? डिस्टेंस से। आपको हम बताते हैं कैसे। आप सब एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ/R²। पढ़ा आपने? पढ़ा होगा आपने KQ/R²। KQ मतलब, अरे ऐसे देख लो भैया, 1/4πε0 Q/R²। ये तो पढ़ा ही होगा ना, ठीक है ना? अब एक बात आप बताइए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको ज़ीरो करना हो तो बेटा R को क्या करना पड़ेगा? इनफाइनाइट। क्योंकि आप जानते हैं समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज ज़ीरो, ठीक है ना? मतलब इनफाइनाइट वो पॉइंट होगा जहाँ पर इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए? ज़ीरो। क्या हो जाए? ज़ीरो। कहने का मतलब क्या है? जब आप ये डिफाइन करते हैं कि हम इनफाइनाइट से किसी चार्ज को इस चार्ज की फील्ड में ला रहे हैं,
तो बेसिकली इनफाइनाइट वो कौन सा पॉइंट है? इनफाइनाइट बेटा वो पॉइंट है जहां पर इस चार्ज का फील्ड क्या है? प्रेजेंट नहीं है। मतलब इस चार्ज का इफेक्ट ये चार्ज फील नहीं करता है। तो अब डिपेंड करता है, मान लीजिए बड़ा चार्ज है, छोटा चार्ज है, तो उसके लिए इनफाइनाइट यहीं पर होगा। बड़ा चार्ज है तो उसके लिए इनफाइनाइट यहाँ पर होगा। समझ रहे हैं आप ना, कि जैसे जैसे चार्ज आप बढ़ाते जाएंगे इनफाइनाइट आपका क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। चार्ज आप घटाते जाएंगे इनफाइनाइट आपका क्या होता जाएगा? और पास होता जाएगा, है कि नहीं भाई? छोटा चार्ज है तो इनफाइनाइट देखिए आपका यहीं है, बड़ा चार्ज है इनफाइनाइट आपका थोड़ा दूर हो गया, है कि नहीं? तो इनफाइनाइट का मतलब बेसिकली किससे होता है? डिस्टेंस। किससे होता है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस भी कौन सी डिस्टेंस? वो डिस्टेंस जहां पर दूसरा चार्ज पहले का इफेक्ट फील ना कर सके। ठीक है, मान लीजिए हमने आपसे कहा कि चौराहे पे आलिया भट्ट आ गई हैं, तो क्या होगा? लड़के सब दौड़ के पहुंच जाएंगे, पागल हो जाएंगे। और कोई कह दिया शाहिद कपूर आ गया, लड़कियां दौड़ के पहुंच जाएंगी, पागल हो जाएंगी। अब मान लीजिए कि देवरिया में आलिया भट्ट आई हैं, तो आप क्या कर लेंगे? अफसोस के अलावा लड़के क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। लड़कियां भी अफसोस कर लेंगे, यार गोरखपुर होता तो देख लेते कम से कम। बात समझिएगा। तो हर चार्ज का अपना क्या होता है? फील्ड होता है, जिसमें दूसरा चार्ज उस चार्ज की प्रेजेंस क्या करता है? फील करता है। ये चार्ज के लिए नहीं, किसी पार्टिकल के लिए होता है। जैसे मेरी फील्ड है, जैसे मान लीजिए कि जब तक हम इस क्लास में एंटर नहीं किए हैं तब तक आप एक दूसरे लड़ रहे हैं, एक दूसरे का बाल नोच रहे हैं, एक दूसरे को मार पीट रहे हैं। जैसे ही हम आते हैं आप सिंसियर हो जाते हैं। तो मेरी अपनी फील्ड है जिसमें आप क्या है? सिंसियर है। जैसे ही हम बाहर गए फिर वही लड़ना झगड़ना और परेशान करना शुरू एक दूसरे को, ठीक है ना? तो हर पार्टिकल का अपना बेटा क्या होता है? एक फील्ड होता है। ऐसे ही आलिया भट्ट का अपना फील्ड है। चौराहे पे आगे लड़के पागल हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे देखने उनको। शाहिद कपूर आगे लड़कियां पागल हो जाएंगी, पहुंच जाएंगी। बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो उनका अपना फील्ड है और सबकी अपनी रेंज है। हम चौराहे पे खड़े हैं, कौन आएगा देखने? बताइए, कोई आएगा? कोई नहीं आएगा, है ना? तो भाई उसका अपना रेंज होता है। हर पार्टिकल का, हर पर्सनैलिटी का अपना क्या होता है? रेंज होता है, फील्ड होता है। उसी तरीके से हर चार्ज का क्या होता है बेटा? फील्ड होता है, ठीक है ना? और इनफाइनाइट कौन सा पॉइंट डिफाइन करते हैं हम? इनफाइनाइट वो पॉइंट होता है जहां पर दूसरा चार्ज पहले की प्रेजेंस फील ना कर सके, ठीक है ना? तो फिजिक्स में इनफाइनाइट का मतलब किससे है? डिस्टेंस से है। और मैथ्स में इनफाइनाइट का मतलब किससे है? वो पॉइंट जहां पे नॉन फिजिकल लॉज एग्जिस्ट नहीं करते। बात समझ में आ रहा है? उसीलिए उसको अनडिफाइंड, मैथ्स में वर्ड अनडिफाइंड यूज़ करते हैं आप, फिजिक्स में वर्ड यूज़ नहीं करते अनडिफाइंड, आप मैथ्स में करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई नियम कानून फॉलो नहीं होता, ठीक है? तो आज के बाद आपको इनफाइनाइट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिजिक्स में इनफाइनाइट का मतलब डिस्टेंस की बात हो रही है, और मैथ्स का मतलब क्या होता है? जहाँ पे नॉन फिजिकल लॉ हमारे एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है भैया? चलिए, तो फिर आज की क्लास लंबी हो गई है, आज की क्लास रहने देते हैं। ये जो 4 हमने पॉइंट्स दिखाए हैं, कल हम लोग यहीं से क्या करेंगे बेटा? शुरुआत करेंगे, ठीक है? चल, और कोई डाउट है आप लोगों का आज की क्लास के रिगार्डिंग? चल, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस बारिश में आने के लिए।